वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कि हम लोकपाल और विभिन्न जो आयोग हैं उनके बारे में, हम महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है लोकपाल एवं लोकायुक्त और जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनके बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? ए सरकारी आयोग ने, बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, सी विधि आयोग ने, या डी ठक्कर आयोग ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 1966 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंतैया को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। जो ओम्बुड्समैन है उसका जो भारतीय प्रतिमान है उसे ही लोकपाल कहते हैं, लोकपाल या लोकायुक्त। और एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान कौन है? तो ओम्बुड्समैन का जो भारतीय प्रतिमान कौन है? लोकपाल एवं लोकायुक्त है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष थे? ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी चौधरी चरण सिंह, या डी बाबू जगजीवन राम। तो फ्रेंड्स, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है जो कि 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संतुष्टि की थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ए न्यायाधीश सुबोध राणा, बी न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, सी न्यायाधीश बालाकृष्णन, या डी न्यायाधीश एच.एस. दत्तू। तो फ्रेंड्स, हमारे देश के जो प्रथम लोकपाल हैं वो हैं न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। देश के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल में कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ए 1967 में, बी 1971 में, सी 1968 में, या डी 1972 में। तो फ्रेंड्स, संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में रखा गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में भी पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटन होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया। यानी पारित तो हुआ था 1968 में ये चौथी लोकसभा में, लेकिन परंतु राज्यसभा में लंबित रहने के कारण ये चौथी लोकसभा के विघटन होने के कारण ये विधेयक समाप्त भी हो गया था। अगला प्रश्न है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? अब ये लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध के बारे में कथन कौन कौन से सही है ये बताना है। पहला है, लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे प्रस्तावित किया गया था। हाँ, इसे लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को प्रस्तावित किया गया था, तो ये पहला वाला तो करेक्ट है। सेकंड है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है इसे। और थर्ड है, इसे स्थायी समिति को भेज दिया गया है, तो ये तीसरा वाला भी करेक्ट है। चौथा है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है, ये वाला भी करेक्ट है। तो हमारा
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और क्वेश्चन में क्या दिया था फ्रेंड्स, कि इसे गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था संसद में, कार्य मंत्री वी नारायण स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया, अतः दिए गए कथनों में 1, 3 व 4 सही हैं, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, जो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यानी जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त होता है वह अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ए मुख्यमंत्री को, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, सी राज्यपाल को या डी विधानसभा के अध्यक्ष को। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त है वो अपना प्रतिवेदन जो होता है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत सौंपता है ये? अनुच्छेद 1975 के तहत, किस अधिनियम? 1975 के तहत सौंपता है। अगला है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है वो है 8 वर्ष। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2012 यानी 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 8 वर्ष कर दिया गया। तो कितनी है पद धारण की अवधि? 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी झारखंड। तो फ्रेंड्स, 2011 में यानी 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तराखंड। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, यानी बोहरा समिति बनाई गई थी वो किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ए पुलिस सुधार के लिए बनाई गई थी या बी वित्तीय सुधार के लिए या सी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए या डी राज्यपालों के नियुक्ति के लिए। तो फ्रेंड्स, जो बोहरा समिति थी ये राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। ए ज्ञान प्रकाश समिति, बी बोहरा समिति, सी गोस्वामी समिति या डी राजमन्नार समिति। अभी बताया फ्रेंड्स कि जो राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? बोहरा समिति बनाई गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी बोहरा समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा
और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? यानी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। ए ढेबर आयोग, बी कालेलकर आयोग, सी खेर आयोग या डी राजमन्ना आयोग। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश जो की गई थी वो राजमन्नार आयोग के द्वारा की गई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा जो कि आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्ना आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी या डी चौथी पीढ़ी। तो फ्रेंड्स, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद कौन कौन से, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 1993 या 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। यानी जो मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया था 1993 में? ए अनुच्छेद 123 के तहत, बी अनुच्छेद 124 के तहत, सी अनुच्छेद 125 के तहत या डी अनुच्छेद 127 के तहत। तो फ्रेंड्स, ये जो 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, ये अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया गया था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वर्ष 1993 में इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में या डी 1993 में। तो फ्रेंड्स, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1993 में लागू हुआ था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जो समिति होती है उनमें से कौन कौन सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ये बताना है। ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी राज्यसभा का सभापति, सी लोकसभा में विपक्ष का नेता या डी राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति इस समिति का सदस्य नहीं होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन शामिल होते हैं इसमें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य निम्नवत हैं। कौन कौन होते हैं उसके सदस्य? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, ये ऑप्शन में था। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है, ये भी था ऑप्शन में। और पांचवा है कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये भी था। और राज्यसभा के उपसभापति, और जो इनकरेक्ट था कि नहीं होता है, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, उपसभापति होता है। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 6 वर्ष। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग
के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? ए. भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी. प्रधानमंत्री के द्वारा, सी. लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा, या डी. भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये किस अनुच्छेद के तहत होगा? प्रत्येक संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग 315 के तहत, और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग राज्य के लिए ये अनुच्छेद 315 के तहत। और ये राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ए. 315, बी. 316, सी. 317 या डी. 318। तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? वह कौन सा था? कौन सा अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? ए. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी है काउंसिल एक्ट 1909, सी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या डी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो फ्रेंड्स भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, पर कब की गई थी? 1926 में की गई थी। उस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। पहले क्या था? इसका लोक सेवा आयोग था नाम, लेकिन भारत में फिर बाद में 1935 अधिनियम के तहत इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल रंजनास क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।